Hello students. So today we are going to start a new chapter called light. लाइट में हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे, एक उसका रिफ्लेक्शन पार्ट और एक उसका रिफ्रैक्शन पार्ट। इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़े, हम लोग लाइट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। लाइट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से मेरा मतलब है कि लाइट के बारे में समझना कि लाइट होता क्या है, लाइट किस हिसाब से प्रोपेगेट करता है, लाइट के सोर्सेस क्या हैं, लाइट क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है या लाइट किसी हिसाब से बेंड भी करता है। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लाइट होता क्या है। लाइट स्पेसिफिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी से मुझे एक वर्ड याद आता है जो आप सबको, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आप सबको याद होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ईच एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another. अब इसका क्या मतलब है सर? देखो, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी का जितने भी एनर्जी फॉर्म आप लोग जानते हो, जितने भी एनर्जी फॉर्म आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, उन सारे एनर्जी फॉर्म का एक बेसिक मकसद है। मकसद क्या है? दे ओनली ट्रांसफर इट्स फॉर्म। दे ओनली ट्रांसफर इट्स फॉर्म मतलब वो अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। गंगाधर से शक्तिमान बन जाते हैं। सिंपल सी बात अगर समझना है तो ऐसे समझिए, ठीक है? मतलब मैं समझाता हूँ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। नाइदर बी क्रिएटेड का मतलब क्या है? मतलब ये कभी बनाया नहीं गया, कहीं से कोई ऐसा एक सोर्स है जहां से एनर्जी पैदा हुई, ऐसा नहीं है। न ही इसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, न ही उस एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि अगर आप इसको इन जनरल समझो तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपको समझ आएगा कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक एक करके समझते हैं, फिर हम लोग लाइट पे रिटर्न बैक आएंगे थोड़े ही समय में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सनलाइट। अब आप सब जानते हो कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स। सन क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स, राइट? अल्टीमेट सोर्स ऑफ व्हाट? एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए मान लिया सनलाइट की वजह से होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, राइट? और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट ग्रो करते हैं। यही प्लांट ग्रो की वजह से जो कार्निवोरस, या फिर यूं कहें, यही प्लांट ग्रो की वजह से जो ह्यूमन प्लस एनिमल सर्वाइवल होता है। हाँ या ना? अब आप ध्यान से समझो, सन के पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी वो ट्रांसफर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स को। प्लांट में जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो एनर्जी फिर हम में आता है। फिर हम लोग जिस तरीके का कोई काम करते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, तो इसमें मेरा एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, इसमें मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है। तो आप ध्यान से समझो, एक भी कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें एनर्जी खुद से पैदा हो रही है। नहीं, वो एनर्जी किसी न किसी सोर्स से बन रही है और उसके बाद वो एनर्जी आगे चल के डिसिपेट हो जाए, सॉरी, आगे चल के कन्वर्ट हो जा रही है दूसरे फॉर्म में।
कन्वर्ट हो जा रही है दूसरे फॉर्म में। इसीलिए मैंने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कभी पैदा नहीं होती और न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे पहले सनलाइट में था, दूसरे पल में फोटोसिंथेसिस में चला गया, तीसरे पल में प्लांट में चला गया, उसके बाद हम लोगों में आ गया, और इन सब के बाद में फिर हम लोगों ने जिस हिसाब के जो भी वर्क डन किए वो उसमें कन्वर्ट हो गया। सो लाइट, अगर आपको ये समझना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर मैं कहता हूं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप इससे ये बात समझ सकते हैं कि लाइट कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइट हमेशा लाइट के ही फॉर्म में रहेगा, तो ही मतलब आपको समझना ये भी पड़ेगा साथ साथ में कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हेंस लाइट कैन ऑल्सो चेंज इट्स फॉर्म्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल और भी दिमाग में रखिए, आप सबने बचपन में मतलब 7-8 की बुक में सोलर कुकर या सोलर फर्नेस के बारे में पढ़ा होगा। मैं बताता हूँ दोनों का मतलब। सोलर कुकर जो होता है वो इस मैकेनिज्म पे वर्क करता है कि लाइट जितनी भी आएगी सनलाइट से, सन से जितनी भी लाइट आएगी, जब उस सरफेस पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद में वो सेम मतलब वो पड़ेगी और वो हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मतलब सन से आने वाली जो लाइट है वो हीट प्रोड्यूस करेगी। अब आप समझो, सन से आने वाली लाइट है, ठीक है, सन से आ रही है लाइट, सन से लाइट आई, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको पता है हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप कन्वर्जन देख पा रहे हो कि लाइट पहले लाइट है, बाद में वो एक सिस्टम मैंने बनाया जो लाइट को हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पहला। दूसरा, आप सबने सोलर पैनल के बारे में पढ़ा होगा। सोलर पैनल जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक शीट होती है, ठीक है, एक फोटोवोल्टाइक शीट होती है, पीवी शीट होती है, और उस पर हम जैसे ही लाइट पड़ता है तो वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए, अब नया एक सिस्टम आपको ऐसे भी याद रखना है कि एक ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया, ये एग्जाम्पल हो गया आपके लिए किसके लिए, दिस इज लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी में। तो ये आप एग्जांपल याद रख सकते हो सोलर कुकर का, ठीक है। अगर पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो इट कैन बी लाइक सोलर पैनल, इट कैन बी सोलर पैनल। सोलर पैनल का काम क्या है सर? सोलर पैनल का काम है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So my point to you students कि आप यहाँ पर ये बात ध्यान रख सकते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे सोलर कुकर हो सकता है, वो सोलर पैनल हो सकता है, वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ पर समझ सकते हो। ओके, अब लाइट के तो ये मैंने जो बेसिक फॉर्मेट है वो बताया कि लाइट अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो किस हिसाब से रोल प्ले करता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करता है। ये एक बात है। अब एक बात और समझते हैं कि व्हाट इज लाइट बेसिकली। सो लाइट इज अ कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन ऑफ एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। मैं उस पर थोड़ा सा आता हूँ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, राइट। आप पॉज करके और उसके बाद फिर इस पूरे वीडियो को पॉज करके और जो भी आपका है उसको इंशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप कॉपी कर लें, एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको नोट कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब लाइट, मैंने कहा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी होने के लिए ये भी तो समझ में होना चाहिए ना कि विजिबिलिटी कैसी हो सके, कैसे मैं समझूं कि दिस इज लाइट। तो लाइट को समझने के लिए तरीका क्या है? बेसिकली लाइट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ एनर्जी पैकेट्स। अब एनर्जी पैकेट कैसा दिखता है मैं समझाता हूँ। आपने बचपन में वो शैम्पू का छोटा छोटा शैशे देखा होगा, राइट। तो शैशे कैसा होता है वो समझिएगा, एक छोटे छोटे इस तरीके का पैकेट होता है ना। और अगर ये पैकेट कंटिन्यूअस होता है, ये पैकेट इस तरीके का होता है, राइट। तो ये पैकेट अगर कंटिन्यूअस होता है तो आप उस कंटिन्यूअस पैकेट को आप कंसीडर कर सकते हो लाइट,
थोड़ा और क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ, इसमें क्लियर हो जाओगे, ठीक है। एनर्जी पैकेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका कुछ और नाम नहीं है, उसका नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। फोटोन इज कॉल्ड द एनर्जी पैकेट। सो लाइट is basically light is a form of energy packets, that is photon. फोटोन यानी एक छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे से पैकेट में छोटे छोटे से पैकेट में होगा क्या, वो एनर्जी के फॉर्म में बाइंड रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे लाइट की स्पीड उसको मिलती है, मतलब एक हाई स्पीड है ना, जैसे आप ऐसे समझो एक गन शॉट, ठीक है, कि मतलब एक गन शॉट हुआ तो वो कंटिन्यूअस एक मीडियम को ट्रैवल करता है, कंटिन्यूअस एक मीडियम को ट्रैवल करेगा। सो आपको समझने का क्या है यहाँ पर कि दिस इज सपोज टू बी द एनर्जी पैकेट, और इस एनर्जी पैकेट इतना हाई स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है कि आपको हमेशा महसूस होता है कि लाइट मतलब आपको कंटिन्यूअस महसूस होता है। तो अगर यही चीज मैं कह रहा हूँ कि हर एनर्जी पैकेट, इन सब के अंदर में ढेर सारी एनर्जी, ठीक है, और इसी एनर्जी का नाम है, इसी पूरे के पूरे पैकेट का नाम है फोटोन। तो ये इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है, इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि सर लाइट की स्पीड होती कितनी है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद करने वाली चीज है, दिस यू शुड रिमेंबर कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचो दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेल नोन स्पीड है वो है लाइट की स्पीड, ठीक है। वो क्या है? लाइट की स्पीड, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। सो लाइट की स्पीड इज दिस। तो लाइट, अब हम लोग थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं इंट्रोडक्शन को, कि लाइट क्या है। लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इस एनर्जी पैकेट को मैं फोटोन कहता हूँ। फोटोन पहले डिस्क्रीटेड ही रहता है, अपने में अलग अलग ही है, वो अलग अलग होने की वजह से अलग अलग ही है। और जब इतने ज्यादा स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा होता है तब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ये एक बात हो गई। इसके साथ में अभी आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे आपने एक बात और मतलब कंफर्म कर लिया है, क्या होता है कि ये लाइट कहीं से कोई क्रिएट नहीं किया गया है, ये बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन है। लाइट का कन्वर्जन है, पहले कहीं और से आ रहा था लाइट, फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हुआ, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये तो लाइट का बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब आप अपने लिए लाइट पढ़ते क्या है, लाइट में हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ना। क्लास 8 की कक्षा में आप लोगों को बताया गया है कि लाइट क्या है। लाइट बेसिकली ट्रैवल करता है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। क्या प्रॉपर्टीज बताई गई है? पहली प्रॉपर्टी बताई गई है कि इट कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यही बताया गया। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मैं वही फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में स्पीड इज गिवन दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको करना क्या है, बार बार जब सेम चीज को आप बोलते रहोगे ना तो वो धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक छोटी कहावत है जो बचपन में कभी मैंने 3 क्लास में पढ़ी थी, आप सबने मतलब बहुत से बच्चों ने पढ़ी होगी। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, बहुरी आवल जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं किसी जगह पे कमजोर अपने आप को महसूस करता हूँ तो मैं उसको प्रैक्टिस से और बढ़िया कर सकता हूँ, ठीक है। बात ये है कि अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये सब ऐसे ऐसे कोई भी बड़े बड़े डेटाज या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं होगा, एक समय के बाद वो रिपीटेटिव फॉर्म में याद हो जाएगा। सो फिलहाल याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इट इज़ लाइट ट्रैवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की बात है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की बात है, दैट इज नथिंग बट 3, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी क्लास 8 में, एंड दैट इज अ ट्रू प्रॉपर्टी, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। साइंस है कि हाँ लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन क्या लाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है? आंसर इज नो। ये आप क्लास 10 में पढ़ोगे कि इट कैन ऑल्सो हैव property टू बेंड। मतलब इसके पास में ये भी प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में बेंड भी हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि ये बेंड भी हो सकता है।
ये चीज याद रखनी है। इन सब के अलावा लाइट के कुछ स्पेसिफिक फेनोमेना हैं। फेनोमेना का मतलब कि लाइट को शो करने वाले लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इसमें आप लोगों को दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन से मेरा सीधा सीधा मतलब है परावर्तन और रिफ्रैक्शन से सीधा सीधा मतलब है अपवर्तन। तो आप एक बार इन सबको नोट कर लीजिए ताकि मैं फिर इसके आगे इसके फेनोमेनास की बात करूँ। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, राइट। सो आप इस चैप्टर में लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड लाइट के फेनोमेना से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड अदर वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक लाइन में अगर मैं बताऊं और इसको समझाने के लिए मैं बाद में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बाद में भी जिक्र करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए दोनों बातों को समझेंगे। जैसे होता क्या है, एक ऑब्लिक सरफेस है आपके पास। ऑब्लिक सरफेस अगर आपको ना समझ आए तो आप घर में अपने खुद से जो यूज कर रहे हैं शीशा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप एक मिरर ले लीजिए, ठीक है। मिरर पे कहीं से एक लाइट को छोड़िए, मतलब कहीं कोई सोर्स, दैट सोर्स कैन बी अ टॉर्च आल्सो, ठीक है। तो आप टॉर्च से एक लाइट उसके सरफेस पर छोड़िए। सरफेस पर जैसे ही आप लाइट छोड़ोगे आपको महसूस होगा कि वो लाइट उस पर टकराया और टकराने के बाद में वो रिटर्न बैक चला गया। नाउ द पॉइंट इज कि आप जिस मीडियम में हो, मतलब आप एयर में हो, एयर यानी हवा, हमारे आसपास में हवा है, तो आप एयर में हो और आपने एक रे छोड़ा और वो रिटर्न बैक अगर एयर में ही चला गया, एयर से आया और एयर में ही चला गया, तब यानी कि सेम मीडियम में आया और सेम मीडियम में ही चला गया, जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में चला गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में अगर चला गया तब हम लोग कहेंगे कि ये लाइट का वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो रिफ्लेक्शन शो करता है। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए ये जो सरफेस, जो मैंने अभी आपको ऑब्लिक सरफेस बोला था, ऑब्लिक सरफेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इतनी मोटी सी ग्लास की परत है, ग्लास की परत, कोई ग्लास स्लैब है, उसको आपने एक तरफ से पूरे पेंट कर दिया, ठीक है। अगर आपने एक शीशे को एक तरफ से पेंट करते हो तभी आप देख पाते हो, अगर वो पेंट नहीं होता तो आर पार दिख रहा होता शीशे से, राइट, आर पार दिख रहा होता। अगर आर पार दिखेगा तो आर पार दिखने का मतलब क्या है कि लाइट एक लाइन से जा रहा है और दूसरी लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे से छूट गई कि आपको मैंने लाइट की डेफिनेशन एक जगह पर नहीं लिख पाई, तो इसको भी आप एक जगह पर लिख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि लाइट होना चाहिए, हर काम कंप्लीट होना चाहिए, है ना। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस विजिबल। सिंपल। लाइट क्या करता है भाई? तो लाइट हम लोग अगर किसी चीज को देख पा रहे हैं तो वो तभी देख पा रहे हैं जब उस पर लाइट पड़ रहा है और वो रिटर्न बैक में हमारी आंखों में आ रहा है, तभी हम वो देख पा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं देख पाते, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जिस मीडियम से लाइट रे आई उसी मीडियम पे अगर रिटर्न चली गई तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो सेम मीडियम में आई और फिर उसी में चली गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन की बात जब होगी तो कोई रे आएगा और आने के बाद में बेंड करेगा यानी दूसरे मीडियम में, दिस इज कॉल्ड एयर, दिस इज कॉल्ड ग्लास, ये क्या है? ग्लास है, और फिर ये एयर है। सो द पॉइंट इज कि अगर आप ग्लास के कोई भी ग्लास अगर शीट लेते हो और उसमें अगर वो पेंटेड नहीं है, तो किसी भी तरीके से पेंटेड नहीं है, तो आप उसमें एक लाइट रे भेजोगे ना, तो भेजने के बाद में वो लाइट रे उससे पास हो जाएगी, ठीक है, वो लाइट रे उससे कंप्लीटली पास हो जाएगी। और पास होने के अगर वो एक मीडियम मतलब एयर से पास होकर के दूसरे मीडियम, इसका मतलब ग्लास, अगर दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्शन का मतलब है कि वो डिफरेंट मीडियम्स होने चाहिए, मतलब जिस मीडियम से आ रहा है उस मीडियम में नहीं है, जिस मीडियम से आ रहा है उस मीडियम में है ही नहीं, जिस मीडियम से आ रहा है वो दूसरे मीडियम में जा रहा है।
तो दूसरे मीडियम मतलब डिफरेंट मीडियम है, तो डिफरेंट मीडियम का मतलब हो गया रिफ्रैक्शन। अब एक और बात, जब यहाँ तक आए हैं तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। जब सोर्स से कोई रे को आप, अब सोर्स मतलब स्रोत, सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत। तो जब सोर्स से कोई रे को जब आप भेजते हो किसी सरफेस पर, चाहे वो पेंटेड सरफेस हो या बिना पेंटेड सरफेस हो, तो अगर आप रे कोई भेजते हो, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। ध्यान रखिएगा, आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां भी बोलोगे सर, देखिए एक बात समझिएगा, अगर सेम मीडियम में जा रहा है तो हम लोग उसको कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। पर अगर सेम मीडियम में ना जा करके दूसरे मीडियम में जा रहा है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर से आ रहा है, तो इसको मैं अभी इसको भी यही कहूंगा, इंसिडेंट रे। क्या कहूंगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। लेकिन दूसरे मीडियम में जा रहा है तो इसको मैं कह दूंगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहूंगा, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये बात आपको याद रखनी। तो लाइट के दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना को आपको समझना है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना ही समझना। अब एक एक करके इन सब के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि रिफ्लेक्शन पूरे तरीके से होता क्या है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे। सिमिलरली रिफ्रैक्शन पूरे तरीके से क्या होता है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करते हैं। इसको आप एक जगह पर कहीं नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो इससे पहले कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करें, टॉपिक तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं ऊपर ये सब मिला। अच्छा, आपको हो सकता है अगर डाउट हो कि ऑप्टिक्स क्या लिख दिया मैंने, तो मैं बता दूं कि लाइट से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनाज होते हैं उन सब के बारे में आप जहां भी जिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मतलब आप साइंस के बारे में, मतलब लाइट के बारे में और ज़्यादा जब पढ़ोगे, और ज़्यादा जब ब्रीफ करोगे, तो आपको समझ आएगा कि जो लाइट है उसका एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, एंड दैट डिपार्टमेंट इज ऑप्टिक्स, ठीक है। जैसे आप किसी देखोगे कि जब आप ग्लासेस, सन ग्लासेस या ग्लासेस बनवाने जाते हो किसी शॉप पर, तो आप वहाँ देखोगे लिखा रहता है दैट इज एन ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का मतलब रिलेटेड विथ लाइट, रिलेटेड विथ ग्लासेस, ढेर सारी चीज़ें जो लाइट के फेनोमेना से रिलेट करती हैं। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ डिपार्टमेंट जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो ये सब बेस डालता हूँ। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए ना कुछ चीज़ों को आप स्पेसिफिक फॉर्म में समझ लीजिए। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जिम्मेदार हैं, मतलब मैं बताऊंगा कि किस किस जगह पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। आप इसमें पढ़ेंगे दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। आप इसमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे मिरर के बारे में। मिरर दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या होता है सर, ये क्या नया चीज़ आप बता रहे हो, ठीक है, हम नहीं बता रहे, हर कोई समझना, इसमें हर किसी को ये बात समझनी है। प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जब आप मिरर कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपको पढ़ना है इसके लॉज के बारे में, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं। फिर उससे पहले आप सबको पढ़ना है रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं, क्या इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पढ़ना है मिरर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, मिरर इक्वेशन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं 1/v + 1/u = 1/। अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है, मतलब मैं ये ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई, एंड दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टोटल इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन से।
डेफिनेशन एक बार क्लियर हो गया तो आप ऐसे भी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में और बढ़िया से डील कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लिख सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना ऑफ लाइट लाइट का फेनोमेना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम मीडियम। क्या याद रखना है कि जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में होता है। इसको अगर मैं आपको एक डायग्राम से अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूँ कि जब कभी कोई रे आया और उसी मीडियम में चला गया, जिस मीडियम से आया, एयर से आया और एयर में ही अगर चला गया, तो आप इसको क्या कह देते हो, आप इसी चीज को क्या कह देते हो, रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिए ऑब्लिक सरफेस होना चाहिए। ये कौन सा सरफेस होना चाहिए, ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक मतलब जिससे लाइट आर पार नहीं हो। ऑब्लिक सरफेस का मतलब क्या है, which can't passes the light, where can't passes the light। एक बात इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा में हम लोग इसके क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को पहले समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट को समझना थोड़ा आसान है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को समझना क्यों आसान है कि अगर आप प्लेन मिरर को समझो तो प्लेन मिरर हर किसी के घर में यूज होने वाला मिरर है। प्लेन मिरर आप सबके घर में, हम सबके घर में यूज होता है। जो आईना आप लोग यूज करते हैं हर दिन सुबह, नहीं यूज करते, स्कूल जाने के लिए तो सब लोग यूज करते होंगे ना। चलो, तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, प्लेन मिरर होता है कुछ इस तरीके का सरफेस होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एक सरफेस होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सरफेस जो होता है वो ऑब्लिक होता है। मिरर के बारे में मैं सीधे सीधे तौर पे आपको एक बात समझाऊंगा। मिरर लिखना है तो अगर आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो कि मिरर नथिंग बट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच शोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको लिखना हो तो आप इतना भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि एक तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद ही रखो, साथ साथ में समझने के लिए भी याद रखो कि मिरर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। तो मिरर के बारे में एक बात क्या याद रख सकते हो, वन सरफेस is polished, one surface is polished, ये बात याद रखनी है। प्लेन मिरर कैसा होता है आप समझ सकते हो, एक सरफेस पॉलिश्ड है और दूसरे सरफेस में आप अपना, है ना, आप अपना सोना सा मुखड़ा देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना इसको। स्फेरिकल मिरर को समझना आपकी क्लास के लिए थोड़ा नया है। ठीक है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार आप इसको अगर ध्यान से समझो तो इट्स एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड। देखिएगा ध्यान से, क्या करना है, आपको एक स्फीयर इमेजिन करना है। स्फीयर इमेजिन करने का मतलब क्या है, एक फुटबॉल इमेजिन कर लो, एक बास्केटबॉल इमेजिन कर सकते हो, एक नॉर्मल गेंद इमेजिन कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्फीयर जैसी हो आप उसको इमेजिन कर सकते हो। और इमेजिन करना, इसको फाड़ने वाड़ने मत लगना। ठीक है, तो एक स्फीयर है, उसको मैंने बीच से कट कर दिया। जब बीच से मैं कट करूंगा तो उसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा ही होगा दोनों तरफ से कटने के बाद। अब इसमें क्या है, इसको दो अलग अलग तरीके से मैं पॉलिश कर सकता हूँ। एक तो इस बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, एक हो सकता है कि मैं अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं। हाँ या ना? अगर मैं बाहर वाले सरफेस को पॉलिश करूंगा तो अंदर वाला सरफेस जो होगा वो क्या होगा, शाइनी होगा। अंदर वाला सरफेस क्या होगा, शाइनी होगा। अगर मैं अंदर वाले सरफेस को पॉलिश करूंगा तो बाहर वाला सरफेस क्या होगा, शाइनी होगा। क्लियर है? शाइनी होने का मतलब क्या है, शाइनी होने का मतलब है कि जब लाइट उस पर पड़ेगा, जब लाइट उस पर इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगा। क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन को। तो क्या होगा, अब आप एक बात समझो, अगर आपने बाहर के सरफेस को पेंट कर दिया, मतलब उसको पॉलिश कर दिया, तो उसका अंदर का सरफेस होगा जो रिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसा अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास में होता है तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक इसके अपोजिट, अगर कभी अंदर वाला पार्ट आपने पॉलिश कर दिया और बाहर वाला पार्ट शाइनी है तो इसको आप कहोगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये अब हमने इसमें तीन बातें समझ ली कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर भी शो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
कॉन्वेक्स मिरर भी शो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कनकेव मिरर भी शो करता है। ये एक बात है। अब आते हैं इसके लॉज पर। कितने तरीके का लॉज होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है सर? रिफ्लेक्शन का लॉज होता है पहला, और ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो एक बात और समझा देता हूँ, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि जब लॉ और रूल की बात हो ना, रूल इज समथिंग दैट आई कैन बिल्ड। जैसे मैं एक रूल बना सकता हूँ कि मेरे क्लास में जो बच्चे होंगे वो क्या बोलता हूँ मैं, मतलब इस रो में बैठेंगे, जैसे फर्स्ट रो में बैठेंगे, या शूज पहनेंगे या चप्पल पहनेंगे। मैं कुछ भी एक ऐसा रूल अपने हिसाब से बना सकता हूँ कि आप 3 बजे आओगे, आप 4 बजे आओगे, कुछ इस हिसाब करो। तो रूल कैन बी मेड ना, मतलब मैं अभी बना दूंगा कि हाँ 3 बजे कल से आना है, कल मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं 4 बजे से आना है। सो द पॉइंट इज इट कैन बी मेड वेरी इजीली एंड इट कैन बी ब्रेक्ड ऑल्सो। मतलब तुरंत से बना करके तुरंत से उसको हटा भी सकते हैं और फिर नया भी बना सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल फेनोमेना है, मतलब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कभी इन दोनों में कंफ्यूजन हो कि लॉ और रूल में कंफ्यूजन हो ना, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। रूल जो है वो इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है, मतलब आज मेरा मन हुआ तो मैं अपने हिसाब से एक नया रूल बना दिया। बट लॉ जो होता है ना, लॉ किसी के हिसाब से नहीं चलता, लॉ किसी के हिसाब से नहीं चलता। लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं 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 भी आप चाहो तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 8th क्लास पढ़े थे तो वहाँ कुछ और पढ़ोगे, यहाँ आओगे तो यहाँ कुछ और पढ़ोगे। क्लासेस बढ़ने पर एडवांसमेंट बढ़ती है, लॉज इधर उधर नहीं होते। लॉज जो पहले थे वही अभी भी होंगे। पहला लॉ क्या था आप लोगों को अगर याद हो, इसको लॉज को हम लोग ना थोड़ा डायग्राम से समझेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। सो अभी आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं पहले लॉज पे जाऊं, फिर मिरर इक्वेशन या साइन कन्वेंशन, इन दोनों पे आगे बढ़ूं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सो मैं इसको हटा रहा हूं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग अलग अलग हैंडल्स हैं, चैनल्स हैं, जहां भी आप चाहें आप अपने डाउट पोस्ट कर दें। मैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट है, मैं सिंसियरली कह रहा हूँ, जो भी डाउट होंगे मैं वो डाउट्स लूँगा, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जा रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। एक बार अगर आप इसके रिक्वायरमेंट हो, लाइक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको अभी थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन के लॉज पे आते हैं। लॉज को समझने के लिए आप लोगों को एक डायग्राम बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्म में समझना पड़ेगा, वही सेम डायग्राम जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा। तो इसका एक सरफेस क्या करना है, आपको पॉलिश कर देना है। एक सरफेस क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक सरफेस। ऑब्लिक सरफेस कैसा होता है, पॉलिश होता है। ये अब इसमें क्या होगा कि एक रे आएगी और एक सरफेस से टकराने के बाद रिटर्न बैक टू दैट मीडियम चली जाएगी, यही होगा। आने वाला जो रे है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जाने वाला जो रे है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये जो आने वाला रे है, जो जाने वाला रे है, इन दोनों के केस में आप अगर समझो, और एक आर्टिफिशियल लाइन होता है, आर्टिफिशियल लाइन जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजें होती हैं। जब हम इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ जो होता है, वो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये तीनों हमेशा एक ही जगह पर होंगे। अब ये नॉर्मल क्या होता है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, कभी आप लोगों को ये भी डाउट रहेगा कि नॉर्मल का सीधा मतलब ये है ना कि जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि इंसिडेंट कितने एंगल पर हो रहा है और रिफ्लेक्ट कितने एंगल पर होगा, इसके लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। ये नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब मैंने सिर्फ इमेजिन किया है कि ये है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि ये है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन सेम प्लेन। क्लियर है, आर ऑन सेम प्लेन। यानी कि
अगर मैं समझूं तो इंसिडेंट रे ये रहा, रिफ्लेक्टेड रे ये रहा एंड नॉर्मल ये रहा, ठीक है। सो ये तीनों जो है वो किसी एक ही प्लेन पर है ना, किसी एक ही पॉइंट पर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं। सो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ। ये लॉज वाले सेक्शन में जो पहला लॉ है वो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम। ये हो गया पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। नाउ सी, इंसिडेंट एंगल क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इधर आया और ये नॉर्मल इधर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड आई। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, ठीक है। सो इंसिडेंट एंगल को अगर आपको डिफाइन करना होगा कभी कि सर आई को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप लिख सकते हो कि एंगल मेड इन बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल मेड इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्या याद रखोगे? एंगल मेड इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सिमिलरली अगर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बनेगा तो उसको आप कह देते हो आर, जहां पर आर क्या हो जाएगा? सेम चीज, एंगल मेड बाय एंगल मेड इन बिटवीन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ध्यान रहे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सो आपको क्या कहा गया कि दूसरा लॉ कहता है कि जितने एंगल से आप इंसिडेंट करोगे उतने ही एंगल से आप रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे आपने साउंड जब पढ़ा होगा ना, तो साउंड के केस में भी आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वहां पर भी सेम बात समझने के लिए होती है कि जितने एंगल से आप साउंड, जिस पर्टिकुलर एंगल पर आप साउंड की फ्रीक्वेंसी को भेजते हो, वो उतने ही पर्टिकुलर एंगल पर वो साउंड की फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होती है। तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, तो उसमें भी सेम बात है कि जितने एंगल से इंसिडेंट होगा, मतलब जिस एंगल से ये आएगा, ठीक है, उतने ही एंगल से ये चला भी जाएगा। देखो आगे के जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे मतलब अब इसके बाद में जो मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिरर इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा, ये लॉ याद रखना पड़ेगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये क्लैरिटी में रखोगे अभी से, तो ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको बाद में हेल्प करेगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, सो दैट अब हम लोग इसके आगे के फंक्शंस को समझ सकें। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं इससे रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस हिसाब से क्या होता है प्लेन मिरर, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है अपने आप में ये लॉज क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग उन स्फेरिकल मिरर्स को थोड़ा और ओपन करके थोड़ा उसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। मैं 2 मिनट लूंगा, उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब कभी भी आप इनर साइड को जब आप पॉलिश करते हो, इनर साइड को जब आप पॉलिश करते हो, तो इसका आउटर साइड शाइनिंग होता है। मतलब कि जब इस पे लाइट रेस पड़ेंगी, जब कभी भी इस पे लाइट रेस पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये लाइट को बाहर की तरफ ढकेल देगा। ये क्या करेगा, लाइट को बाहर की तरफ ढकेल देगा। अब ये लाइट को बाहर की तरफ ढकेल दे रहा है, ये अपने आप में आने नहीं दे रहा, इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी मैं लेता हूं लाइट का, जिसमें बाहर पॉलिश कर देता हूं, ठीक है, और इस पे लाइट फेंकता हूं, इस पे लाइट फेंकूंगा। आप देख सकते हो ना कि ये कर्व है। तो अगर बॉल को इमेजिन करो, बॉल इस एक फंक्शन के रूप में। अब देखो फोटोन समझने का इंपॉर्टेंस क्या है। फोटोन मैंने क्या कहा था आपको, एनर्जी पैकेट है। तो अगर बॉल को मैं किसी वेलोसिटी से आपकी तरफ फेंकूंगा, तो आपके पास में किसी न किसी तरीके का एनर्जी आएगा। हो सकता है उस एनर्जी से आपको चोट लग जाए, लेकिन बात है कि जब आप किसी वे से
किसी एनर्जी से जब आप उसके सरफेस पर उसको फेंकोगे तो आपको पता है कि अगर इस तरीके का सरफेस रहा ना तो इस पे टकराएगा और नीचे की तरफ आएगा। द पॉइंट इज कि ये क्या करेगा, रेज आएंगे तो वो नीचे की तरफ मतलब अंदर की तरफ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको भेजोगे तो ये इधर अंदर की तरफ जाएगा, करेक्ट। यहां पर ये रे आ तो रहे हैं लेकिन ये दूर दूर फेंक रहा है, कुछ इस तरीके का बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बात को समझना है, यानी कि जब कभी भी अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर, आपको क्या करना हो, अगर आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव अगर इन दोनों को आपको समझना हो या समझाना हो तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, इन दोनों को आप और क्लैरिटी से समझ सकते हो। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है सर यहाँ पर? कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि जब कभी भी रेज इस पे, लाइट रेज, जब कभी भी लाइट रेज इस पे पड़ेंगी तो वो लाइट रेज को बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ फेंकेगा, दूर कर देगा। दूर करने वाले जो रेस होते हैं या दूर करने वाला जो मिरर होता है उसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है डाइवर्ज, मतलब इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। आज के बाद ये याद रखिएगा। और जो रे एक पॉइंट पर ला करके खड़ा कर देता है उसको कहते हैं, यानी कॉनकेव को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। तो अगर आपसे कल को पूछा जाए कि कॉनकेव क्या करता है तो आप बोल सकते हो कॉनकेव कन्वर्ज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्वेक्स क्या करता है तो आप कह सकते हो डाइवर्ज करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसको बढ़िया से एक बार समझिए। कन्वेक्स का मतलब है जब लाइट रेज उसके सरफेस पर पड़ेंगी तो वो लाइट रेज को बाहर धकेल देगा, डाइवर्ज कर देगा, दूर दूर कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डाइवर्जिंग। लेकिन अगर किसी सरफेस पर कोई लाइट आया और आने के बाद उसी के सरफेस पर रह गया, उसी के सरफेस के अंदर आ गया तो उसको क्या कह देंगे? कन्वर्जन कह देंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, कहीं अगर इन सब चीजों में डाउट हो तो आप क्लियरली बताएं, मैं अलग से एक डाउट सेशन ले लूंगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ भी सोचना नहीं है, बस एक मैसेज पोक कर देना है, चाहे वो कमेंट में कर लीजिए या फिर किसी तरीके से आप रीच बस बता दीजिए। ठीक है, सो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जो लाइट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप लोगों को समझना है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। इससे पहले कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे बढ़े, हम लोगों को ये समझना रिक्वायरमेंट है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझना रिक्वायरमेंट है, और वो है ऑब्जेक्ट और इमेज। ये होता क्या है? ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों को इंडिपेंडेंटली समझ गए, ऑब्जेक्ट तो मतलब यूं समझो कि आपने इमेज फॉर्मेशन को क्लैरिटी से समझने की कोशिश कर ली। अब एक बात ध्यान से रखो, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब हर वो चीज जो रियल टर्म में आपके सामने है। ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या है कि हर वो चीज जो आपके पास में रियल टाइम में अवेलेबल है। रियल टाइम में अवेलेबल मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मार्कर, ठीक है, आपके आसपास में रखा हुआ ग्लास, आपके आसपास में रखी मेज, ठीक है, टेबल, पेन, पेंसिल, बुक्स, कोई भी चीज जो आपके आसपास में है वो सब चीजें रियल टर्म में है, मतलब यू कैन टच देम। मैं सिंपल वे में कहूँ तो ऑब्जेक्ट को आप सिंपल वे से याद रख सकते हो, थिंग्स यू कैन टच। ठीक है, दोस्त अब दिक्कत ये है कि जिन चीजों को आप छू सकते हो आप उनके इमेज कहीं ना कहीं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझना, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से समझना कि जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा वो है जिसको आप टच कर सकते हो। टच करने का मतलब क्या हुआ कि वो है, अभी ये व्हाइट बोर्ड है तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, लेकिन जब कभी भी आप किसी प्लेन मिरर में, किसी भी प्लेन मिरर में अपने इमेज को देखते हो, अपने इमेज को सामने ऑब्जर्व करते हो, तो क्या आप वो उस इमेज को, आप जो प्लेन मिरर में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जो पीछे आपको दिख रहा है, अपने जैसा कुछ दिख रहा है, क्या आप उसको टच कर पाते हो? द आंसर इज नो। तो इमेज जो होता है वो वही चीज है जो आपका प्रति बन रहा है। प्रति मतलब आपका कॉपी बन रहा है, आपका एक कॉपी बन रहा है। अब वो कॉपी मिरर्स के केस में बनना बहुत कॉमन है,
ठीक है। इवन मैं मिरर्स में नहीं, मिरर्स में बोलना गलत होगा, मिरर और लेंस दोनों में बनना बहुत कॉमन है। सो आपकी कॉपी बनना, अब ये कॉपी बोलोगे कि सर कॉपी कैसे? कॉपी ऐसा कि हो सकता है आपकी शेप बड़ी हो। बचपन में वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया था, जिसमें हम लोग मतलब हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से किसी पेन पेपर या कुछ लिखा होता था तो उसको आप बड़ा करके देख सकते हो, है ना। सो वो भी तो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, वो आपको दिख रहा है बड़ा, एक्चुअल में तो नहीं है। समझना एक बात, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से तो अपने साइज का है, लेकिन जब आप उसको किसी अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, इंक्लूडिंग मिरर ऑल्सो, तो अगर आप मिरर से भी उस इंस्ट्रूमेंट को देखते हो तो आपको उसका अलग अलग शेप दिख सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइड, अगर मैं कार में बैठा रहूंगा और उसके साइड में एक मिरर होती है, ठीक है, तो साइड मिरर में आप देखोगे पीछे का एक बड़ा सा एरिया आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होता है, हाँ कि ना। तो वो जो बड़ा सा एरिया क्लियरली दिख रहा है तो उसमें सारे लोग बहुत छोटे छोटे दिख रहे होते हैं, तो क्या सारे लोग छोटे हो गए? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि रियल जो इमेज आपके, रियल जो ऑब्जेक्ट आपके पास में है वो हमेशा रियल ही होगा, वो हमेशा कैसा होगा? रियल होगा, वो हमेशा कैसा होगा? रियल होगा। लेकिन इमेज के केस में हो सकता है कि एकदम सेम इमेज बने, मतलब जैसा मैं हूं वैसा ही इमेज बन जाए, जैसे आप 3D होलोग्राम्स में समझ सकते हो, अगर मूवीज देखते हो तो ज्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है। तो इमेज के केस में दो चीजें हो सकती है, या तो वो इमेज रियल बने, रियल बनने का मतलब क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर तो नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर तो नहीं होता, ऑब्जेक्ट मिरर से बाहर होता है। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बाहर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रियल है। मैं अगर एक मिरर को सामने रखूं, एक मिरर सामने रखता हूं और उसके बाद में ये बोलता हूं कि इस मिरर में मेरा इमेज बन रहा है, मेरी कॉपी बन रही है, तो अगर मेरा कॉपी इसमें बन रहा है तो हो सकता है वो छोटा हो सकता है वो बड़ा हो। तो अगर इस तरीके की चीजों को आपको समझना है तो मैं तो बाहर हूं ना, मैं तो मिरर में नहीं हूं, मैं तो मिरर से बाहर हूं, दैट्स व्हाई आई एम रियल। अगर आपका इमेज, आपके इमेज के केस में दो चीज हो सकता है, या तो वो इमेज मिरर के पीछे बने या फिर वो मिरर के बाहर बने। मिरर के पीछे अगर इमेज बनता है, अगर कभी भी मिरर के पीछे बनता है तो उसको आप कह सकते हो कि वो क्या है? वर्चुअल है। वो क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल होने का मतलब क्या है? जो जिसको आप टच नहीं कर सकते। वर्चुअल का मतलब क्या है? कांट टच। रियल का फिर वही मतलब है, यू कैन टच। तो इससे हम लोग क्या समझ लिए? इससे हम लोगों को ये समझ आया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा रियल होता है, और इमेज जो होता है वो हमेशा रियल भी हो सकता है, और इमेज जो है वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब इमेज के रियल और वर्चुअल होने में और किस हिसाब, एक बात फिर समझना कि जब कॉनकेव मिरर की बात हम लोगों ने की थी और कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी, तो कॉनकेव में जो भी रेज आ रहे थे, जो भी रियल रेज आ रहे थे उसमें, वो आकर के एक पॉइंट पर जाकर के छोटा सा, मतलब एक पॉइंट पर जाकर के रह जा रहे थे। मतलब कहीं अगर इतना बड़ा रे भी आ रहा होगा ना तो वो कॉनकेव मिरर में आया और आकर के छोटा हो गया। अगर वो कॉनकेव मिरर में आकर के छोटा हो गया, इसका मतलब उसका इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो अगर कॉनकेव मिरर से इसी चीज को कॉनकेव मिरर में अगर समझोगे, अगर इसको आप कॉनकेव मिरर में समझोगे तो आप क्या समझोगे? रेज आए, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आ गया रेज आया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के ये कट गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट गया। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कटा, तो ये इतना बड़ा इमेज है और इसका इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कितना छोटा सा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये इमेज जो है वो छोटा दिखेगा, बट द पॉइंट इज ये मिरर के अंदर है, मतलब सॉरी मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर है, या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर बिहाइंड द मिरर है, पीछे है, मिरर के पीछे अगर रहेगा तो वो हो जाएगा वर्चुअल। अगर बिहाइंड द मिरर रहा तो वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहा तो वो हो जाएगा रियल। तो आई होप ये बात समझ में आएगी। इसको और क्लियर करते हैं प्लेन मिरर का एग्जांपल लेकर के। प्लेन मिरर के केस में प्लेन मिरर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर आप अपने आप को सुंदर निखारने के लिए अपने आप को सामने रखते हो और फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको याद होगा तो ये लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी सरफेस पे, ये जितने भी रे जाएंगे वो जाएंगे 90 डिग्री पर। अब आप बताओ 90 डिग्री पर अगर कोई रे जा रहा है, कोई इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर जा रहा है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा?
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में दे रहा हूं 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा, तो वो इसी पर जाएगा और इसी पे रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली इस पे जाएगा और इसी पे रिटर्न हो जाएगा। हेड का, अब एक बात समझिएगा, ये बात अभी मैं बोल रहा हूं, आपको हो सकता है बहुत कॉमन लगे, बट इमेज फॉर्मेशन के टाइम में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि माथे से, मतलब यहां से जो रेस सामने जा रही है ना, तो वो इसी का इमेज फॉर्म करेगी ना। फुट से जो जा रही है वो फुट का इमेज फॉर्म करेगी, तो हेड से जो जा रहा है वो सामने में, अब देखो ये इधर ही आ जा रहा है, इसका मतलब इसका इमेज जो बनेगा वो पीछे बनेगा, और वो कुछ कैसे बनेगा ये भी बता रहा हूं, वो आर्टिफिशियल बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, टच नहीं कर सकते। वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। वो कैसे, कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो बिहाइंड बन रहा है, ये क्या है? ये रियल है। रियल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ही होता है, ठीक है, उसको आप मिरर के अंदर कैसे रखोगे? सो ये तो रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये बन रहा है कैसा इमेज? ये बन रहा है वर्चुअल इमेज। क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज। तो अब आपको क्लियर है कि रियल मतलब क्या होना चाहिए कि उसका इमेज कहां बनना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ द मिरर पे बनना चाहिए। और जब बिहाइंड की बात करेंगे, जब कभी बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो उस तरीके के इमेज को आप क्या बोलोगे? वर्चुअल इमेज बोलोगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेज इन सब के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पढ़ लिया, लॉस पढ़ लिए, मिरर कितने तरीके का होता है वो पढ़ लिया, लाइट क्या होता है वो पढ़ लिया, फोटोन्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोगों ने मोस्टली जो बेसिक और थोड़ा एडवांस वर्जन है, हम लोगों ने वो सब चीजें कवर कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि ये वीडियो सिंस ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इसको यहीं पर अभी पॉज कर रहा हूं। अभी हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड, ठीक है। मैं अगले टॉपिक में जो शुरुआत करूंगा वो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अगले लेक्चर्स में वहां से शुरुआत होगी, इमेज फॉर्मेशन होगा। हमारा दो ही टॉपिक बच गया है रिफ्लेक्शन में। इमेज फॉर्मेशन के साथ में सिर्फ एक बात और बच रही है, दैट इज मिरर इक्वेशन। क्या बच रहा है? मिरर इक्वेशन। और ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा लाइट से रिलेटेड। सो डू नॉट ट्राई टू मिस इट, ठीक है। इसको कोशिश कीजिएगा, पहले तो ये समझ करके रखिए, मैं जितनी जल्दी हो सकता है इस पर भी लेक्चर, मतलब कल या परसों तक में लेक्चर इस पे आ जाएंगे, जैसे ये कंप्लीट एक बार हो जाए, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो इमेज फॉर्मेशन और मिरर इक्वेशन पे आएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।